एक बार फिर से आपका संस्कृति आईएएस के जीएसपीटी कोर्स प्रोग्राम में स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि अब तक आपने न केवल लेक्चर सुना होगा और देखा होगा, बल्कि आप उसे रिवाइज करते हुए अपना नोट्स प्रिपेयर करते हुए चल रहे होंगे। यह भी संभव है कि टॉपिक को प्रिपेयर करने के दौरान आपके मन में कई प्रश्न उठ रहे होंगे, डाउट्स भी हो रहे होंगे, लेकिन उन्हें लेकर आप एकदम परेशान नहीं होइएगा, बल्कि जो भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहे हों उन्हें कॉपी में नोट करते जाइए और संभव हो तो अपने नोट्स से उसका जवाब खोजने का प्रयास कीजिए। ये भी रिवीजन करने का एक बेहतर तरीका है। इसके बाद भी अगर आपको यदि प्रश्नों का जवाब नहीं मिल पा रहा है तो धैर्य रखिए। आने वाले टॉपिक को करने के क्रम में आपके सभी प्रश्नों का जवाब एक एक करके मिलता जाएगा। और यदि आप ऐसा करते हुए आगे बढ़ते हैं तो न केवल आपका जीएसपीटी के लिए पाठ्यक्रम तैयार होगा, बल्कि एग्जामिनेशन में सिलेक्शन को लेकर भी आप डे बाय डे कॉन्फिडेंट होते जाएंगे। आज हम लोग लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए गए अंतर्जनित भू संचलन से संबंधित सामान्य विशेषताओं को एक बार रिव्यू करेंगे। फिर अंतर्जनित भू संचलन के अंतर्गत पर्वत निर्माणकारी संचलन के द्वारा निर्मित असस्वरूपीय सामान्य विशेषताओं को भी समझने का प्रयास करेंगे और यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार बहिर्जनित भू संचलन अंतर्जनित भू संचलन से अलग है। तो चलिए रिव्यू के रूप में लास्ट लेक्चर को देखते हैं। यदि आप चाहें तो लास्ट लेक्चर के लेवल पर सिंपल सा आप कुछ ऐसा फ्लो चार्ट बना सकते हैं कि भू संचलन को बल की उत्पत्ति के स्रोत के आधार पर दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, जिसमें पृथ्वी की अंदर की परतों से उत्पन्न होने वाले अंतर्जात बल को बल की तीव्रता के आधार पर दो प्रकार से परिभाषित या वर्गीकृत किया गया है। मंद गति से उत्पन्न होने वाले भू संचलन को पटल विरूपण संचलन कहते हैं, जिसका संबंध कम तीव्रता वाले अंतर्जात बल से है। वहीं तीव्र गति से होने वाले आकस्मिक संचलन का संबंध कहीं ना कहीं अधिक तीव्रता वाले अंतर्जात बल से है। पटल विरूपण संचलन को ना हम केवल महसूस कर सकते हैं, पटल विरूपण संचलन को हम महसूस नहीं कर सकते हैं, यहाँ तक कि उसके दीर्घकालिक प्रभाव से सतह पर परिवर्तन होता है। जबकि आकस्मिक संचलन को न केवल हम महसूस कर सकते हैं, बल्कि उसके अल्पकालिक प्रभाव से सतह पर परिवर्तन होता है। वहीं पटल विरूपण संचलन को तीन प्रकार से परिभाषित किया गया है, जिसमें विवर्तनकीय संचलन के द्वारा अस्वस्थरूपों की उत्पत्ति, विवर्तनकीय संचलन के द्वारा अस्वस्थरूपों की उत्पत्ति होती है, जबकि समस्थैतिक संचलन के कारण अस्वस्थरूप संतुलन की दशा को प्राप्त करते हैं। वहीं महासागर में होने वाले समस्थैतिक संचलन को सुस्थैतिक संचलन कहते हैं। विवर्तनकीय संचलन को भी बल की दिशा के आधार पर दो प्रकार से वर्गीकृत या परिभाषित किया गया है। ऊर्ध्वाधर दिशा में उत्पन्न होने वाले बल के कारण महादेशजनक संचलन से महाद्वीपीय पठार, महाद्वीपीय बेसिन, तटीय मैदान या महाद्वीपीय मंगतट की उत्पत्ति होती है, जबकि क्षैतिज दिशा में उत्पन्न होने वाले पर्वत निर्माणकारी संचलन के अंतर्गत संपीड़न बल के द्वारा वलन की प्रक्रिया से अपनति और अभिनति के रूप में मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति होती है। वहीं तनावमूलक बल के कारण होने वाले संचलन से भ्रंश घाटी के निर्माण के साथ अवरोधक पर्वत का भी निर्माण होता है। तो अब यहाँ समझिएगा कि मैंने किसी भी संचलन का नाम नहीं लिखा है, बल्कि सिर्फ एज्यूम किया कि यहाँ पर कौन कौन से मूवमेंट होते हैं। और इस प्रकार आप चाहें तो पहले से डिस्कस किए गए टॉपिक को दोबारा लिखे बिना भी एक चार्ट बनाकर आप रिव्यू कर सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं, क्योंकि आपने जिसे पहले ही अपने नोट्स में यानी कॉपी में मेंशन कर लिया है, उसे दोबारा नोट करने की बजाय हम उसे रिकॉल करने का कोशिश करें और रिकॉल करते हुए एक वर्ड को दूसरे वर्ड से लिंक करके हम चाहें तो इस प्रकार से हम टॉपिक को अरेंज कर सकते हैं
और इससे एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा। चाहता मैं तो यहाँ पर सभी वर्ड को लिख कर आपके सामने रख देता, तो शायद आपको रिकॉल करने में ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। इसे रिवीजन नहीं कहते हैं, बल्कि रिवीजन का मतलब कि हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो पहले से जानते हैं उसे नोट किए बिना रिकॉल करें। तो ये था संक्षेप में लास्ट लेक्चर के डिस्कशन के दौरान यूज किए गए कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड्स को कैसे आप अरेंज करके रिव्यू कर सकते हैं। अब इसे ही आधार बनाते हुए हमें आगे बढ़ना है कि यदि मंद गति से होने वाले पटल विरूपण संचलन के कारण अस्थल स्वरूपों की उत्पत्ति होती है, तो उन्हीं में पर्वत निर्माणकारी संचलन के अंतर्गत संपीड़न बल के द्वारा वलन की प्रक्रिया होती है, जिससे मोड़दार पर्वत बनते हैं। तो यदि आप किसी भी मोड़दार पर्वतीय क्षेत्र में जाएंगे तो कई प्रकार के आपको फोल्ड मिलेंगे, और हर फोल्ड यानी मोड़ की अपनी विशेषताएं होती हैं, जिसके आधार पर उन्हें पहचाना जाता है और उन्हें कह सकते हैं कि उनका एक अलग नाम रख दिया जाता है। तो अभी हम यह समझने का प्रयास करें कि आखिरकार मोड़दार पर्वतीय क्षेत्र में जाने पर किस प्रकार की संरचना मिलेगी और उसकी स्वरूपीय विशेषताएं कैसे होंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और सबसे पहले टाइप्स ऑफ फोल्ड्स। अब शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। फोल्ड्स का मतलब ही है वलन, और वलन का संबंध है संपीड़न बल यानी पर्वत निर्माणकारी संचलन से। तो इस प्रकार के फोल्ड मोड़दार पर्वतीय क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। जैसे अगर आप इस डायग्राम को यानी इमेज को देखेंगे तो इस इमेज में कहीं ना कहीं यह जो इमेज है इसमें ये अपनति और दूसरी तरफ ये अभिनति यानी अंदर की ओर का मोड़ है, और ऐसे ही कई प्रकार के आपको फोल्ड के डायग्राम इमेज नजर आएंगे। यहाँ समझना है, जिसे भूगोल की भाषा में वलन की दो भुजाएं लिम्ब ऑफ फोल्ड कहते हैं। जैसे वलन की यह एक भुजा है और ये दूसरी भुजा है, और इन दोनों भुजा के को शीर्ष से अगर हम अलग करते हैं तो कहते हैं ये वलन की भुजा को अलग करने वाला एक्सिस है यानी एक्सियल प्लेन है। आप कह सकते हैं कि यह जो मोड़ है इसके दो अलग अलग क्षेत्र यानी पर्वत के यह ढाल है, और यहाँ से आप शिखर की से होते हुए फिर नीचे उतर रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, इस प्रकार के फोल्ड को सिमेट्रिकल फोल्ड कहते हैं, यानी हिंदी में सममित वलन। वैसे ही मोड़दार पर्वतीय क्षेत्र में असिमेट्रिकल फोल्ड, असममित वलन, ओवर फोल्ड, रिकम्बेंट फोल्ड यानी प्रतिवलित वलन, परिवलित वलन, ऐसे कई सारे मोड़ मिलेंगे। इनको यदि आप इमेज के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे तो हो सकता है उलझ जाए। मैंने सिर्फ यह इमेज आपके सामने इसलिए डिस्प्ले के रूप में रखा है क्योंकि आपको एक आभास हो जाए कि अगर हम मोड़दार पर्वतीय क्षेत्र में जाएंगे तो कुछ इसी प्रकार के फोल्ड नजर आएंगे। इसको और स्पष्ट रूप से देखना हो रियल पिक्चर के रूप में तो देखिए, यह एक रियल पिक्चर है। मोड़दार पर्वतीय क्षेत्र में कुछ इस प्रकार से आपको संरचनाएं मिलेंगी। ये वलन की एक भुजा है, और ये वलन की दूसरी भुजा है, और ये देखिए ये परतें जो हैं लेयर्स के रूप में आपको संरचना नजर आएंगी, जिसे यहाँ इंग्लिश में रिकम्बेंट फोल्ड, जिसे हिंदी में कहते हैं परिवलित वलन। और दूसरी तरफ यहाँ पर है आइसोक्लिनल फोल्ड, जिसे हिंदी में कहते हैं समनत वलन। तो देखिए यहाँ पर ये वलन की दो भुजाएं, एक ये भुजा है, ये दूसरी भुजा है। तो जब आप ये इमेज देखेंगे तो कुछ बहुत स्पष्ट नहीं होगा, बस हाँ ये समझ में आ जाएगा कि आप जिस इमेज को देख रहे हैं ये रियलिटी में इस प्रकार की संरचना आपको मोड़दार पर्वतीय क्षेत्र में देखने को मिलेगा। और इसे अगर हम अपने ढंग से समझने का कोशिश करें तो इसी इमेज को समझने के लिए हमें सिंपल डायग्राम बनाकर उसे समझने का प्रयास करना होगा, तभी जाकर हम इस इमेज को आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को
रियल पिक्चर से, रियलिटी से जोड़ सकते हैं। तो पर्वत निर्माणकारी संचलन के अंतर्गत संपीड़न बल के द्वारा जो वलन की प्रक्रिया होती है और जो डिफरेंट टाइप्स के फोल्ड बनते हैं, जिसको भी आपने इस इमेज में देखा, अब उसे हम लोग अपने ढंग से समझने का प्रयास करते हैं। तो ध्यान दीजिए, यदि आप पर्वतीय क्षेत्र में जाते हैं और फोल्ड को देखेंगे तो ये वलन की दो भुजाएं, यानी आम आदमी की भाषा में आप कह सकते हैं कि पर्वत के ये दो ढाल हैं और पर्वत की इस ढाल से होते हुए अगर आप शिखर पे जाते हैं और दूसरी तरफ शिखर से होते हुए फिर ढाल से होते हुए आप नीचे की ओर आते हैं, तो इस डायग्राम को देखने से यह स्पष्ट होता है कि ये जो वलन की दोनों भुजाएं हैं, दोनों की लंबाई लगभग एक समान है और दोनों के ढाल भी एक समान है। इसलिए इस आधार पर इसका नाम रखा गया सममित वलन, यानी सिमेट्रिकल फोल्ड। अब ध्यान दीजिए, सममित वलन यानी शाब्दिक अर्थ से ही समझ में स्पष्ट होता है कि सममित वलन में वलन की दोनों भुजाओं की लंबाई और ढाल एक समान होती है। तो देखिए, यहां नोटिस क्या करना है कि जब कभी भी हम किसी भी फोल्ड का अध्ययन करते हैं तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि वलन की जो दोनों भुजाएं हैं उनकी क्या विशेषता है। तो वलन की दोनों भुजाओं की लंबाई और ढाल को ध्यान में रखकर ही किसी फोल्ड की सामान्य विशेषताओं को समझना है। तो यहाँ इस डायग्राम को देखकर यह स्पष्ट होता है कि सममित वलन में वलन की दोनों भुजाओं की लंबाई और ढाल एक समान है। अगर अब आपको यह क्लियर हो जाता है तो आप आसानी से इसी डायग्राम को आधार बनाकर दूसरे प्रकार के फोल्ड की इससे तुलना कर सकते हैं। तो उदाहरण के स्वरूप में देखिए, वलन की यहां पर दोनों भुजाओं की लंबाई और ढाल एक समान नहीं है। यानी अगर आप पर्वत के इस ढाल से होते हुए शिखर पर पहुंचते हैं और फिर दूसरी तरफ नीचे आते हैं तो दोनों तरफ आपको समान रूप से ढाल नज़र नहीं आएगा। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि अगर सममित वलन में वलन की दोनों भुजाओं की लंबाई और ढाल एक समान है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं यह असममित वलन है, यानी असिमेट्रिकल फोल्ड है, जिसमें वलन की दोनों भुजाओं की लंबाई और ढाल असमान है। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस क्लियर हो गया। एक में दोनों भुजाओं की लंबाई और ढाल एक समान है तो दूसरे में असमान है। अब ध्यान दीजिए, यदि इसी प्रकार से आप मोड़दार पर्वतीय क्षेत्र में अन्य फोल्ड को देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं तो आपको कुछ इस ऐसे भी फोल्ड नजर आएंगे। उदाहरण के स्वरूप में देखिए, अब यहाँ वलन की जो दोनों भुजाएं हैं, इन दोनों भुजाओं में कहीं ना कहीं वलन की एक भुजा क्षैतिज तल के साथ लंबवत है, यानी 90 डिग्री के एंगल पर है। तो जब किसी भी वलन में वलन की एक भुजा क्षैतिज तल के लंबवत होती है तो उसे एक दिग्नत वलन कहते हैं, यानी मोनोक्लिनल फोल्ड कहते हैं।
शब्दों से ही स्पष्ट हो रहा है। एक दिग्नत यानी हमें सिर्फ किसको इंपॉर्टेंस देना है, नोटिस करना है, वलन की एक भुजा को। और यह एक भुजा क्यों विशिष्ट है? क्योंकि यह भुजा सीधी ढाल के रूप में क्षैतिज तल के साथ 90 डिग्री के एंगल यानी क्षैतिज सतह के साथ यह लंबवत है। वहीं अगर आप मोड़दार पर्वतीय क्षेत्र में जाते हैं और कुछ इस प्रकार से आपको फोल्ड नजर आते हैं, तो अब ध्यान दीजिए, ये वलन की दो भुजाएं हैं। डायग्राम देखने से स्पष्ट होता है कि दोनों ही एक दूसरे के पैरेलल है यानी समानांतर है, लेकिन क्षैतिज नहीं है, झुकी हुई है। तो जब किसी भी वलन की दो भुजाएं एक दूसरे के समानांतर लेकिन क्षैतिज नहीं होती है तो उसे हम समनत वलन या आइसोक्लिनल फोल्ड कहते हैं। अब यहां समझिए, इसकी जगह यदि आप किसी मोड़दार पर्वतीय क्षेत्र में जाते हैं और यह पाते हैं कि वलन की दोनों भुजाएं एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से समनत वलन में, लेकिन अंतर क्या है? समनत वलन में दोनों भुजाएं पैरेलल तो हैं लेकिन क्षैतिज दिशा में नहीं है, जबकि इस वलन को अगर आप देख रहे हैं फोल्ड को, तो ये दोनों भुजाएं एक दूसरे के समानांतर और क्षैतिज दिशा में भी है। इस प्रकार की फोल्ड को परिवलित वलन यानी रिकम्बेंट फोल्ड कहते हैं। अब ध्यान दीजिए कि अगर आप मोड़दार पर्वतीय क्षेत्र में जाते हैं और सतह पर आगे बढ़ते हुए जाते हैं तो ये देखते हैं सतह एकदम समतल है, लेकिन एक किनारे पर जाने के बाद फिर से ऐसे सीधी ढाल मिल जाती है। तो इसका मतलब आप कौन सी संरचना वाले क्षेत्र से गुजर रहे हैं? तो कह सकते हैं कि वहाँ की संरचना जो है उसका संबंध परिवलित वलन यानी रिकम्बेंट फोल्ड से है। तो अभी तक के डायग्राम को अगर हम रिव्यू करें और अरेंज करें तो यह कह सकते हैं कि पर्वत निर्माणकारी संचलन के अंतर्गत संपीड़न बल के द्वारा जब वलन की प्रक्रिया होती है तो कई प्रकार के फोल्ड बनते हैं, जिनमें अगर वलन की दोनों भुजाओं की लंबाई और ढाल एक समान होती है तो उसे सममित वलन कहते हैं। वहीं असममित वलन में वलन की दोनों भुजाओं की लंबाई और ढाल असमान होती है, जबकि एक दिग्नत वलन में वलन की एक भुजा क्षैतिज तल के लंबवत होती है। वहीं समनत वलन में वलन की दोनों भुजाएं एक दूसरे के समानांतर लेकिन क्षैतिज नहीं होती है, जबकि परिवलित वलन में वलन की दोनों भुजाएं एक दूसरे के समानांतर और क्षैतिज भी होती है। इस प्रकार के फोल्ड आपको मोड़दार पर्वतीय क्षेत्र में देखने को मिलेंगे। अब इमेजिन कीजिए कि अगर संपीड़न बल के प्रभाव से लंबे समय तक मोड़दार पर्वतीय क्षेत्र में अगर वलन की प्रक्रिया होते रहे तो एक ऐसी भी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जब संपीड़न बल के अधिक प्रभावशाली होने पर वलन की भुजाएं टूट जाएं और टूटकर एक दूसरे से अलग हो जाएं। तो जब किसी भी मोड़दार पर्वतीय क्षेत्र में परिवलित वलन बन जाता है, उसके बाद भी अगर संपीड़न बल प्रभावशाली होता है तो एक नई प्रकार की संरचना का विकास होता है। तो अब उसे हम डायग्राम के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। तब ध्यान दीजिए, यदि यह एक प्रकार का परिवलित वलन है और इस परिवलित वलन में यदि संपीड़न बल दो तरफ से प्रभावशाली हो और संपीड़न बल के प्रभावशाली होने पर यदि संपीड़न बल इस दिशा से अधिक प्रभावशाली होगा तो ऐसा भी हो सकता है कि वलन की जो दोनों भुजाएं एक दूसरे के समानांतर हैं उनमें
ऊपर की भुजा पर संपीड़न बल के प्रभावशाली होने पर भुजा टूटकर अलग हो जाए और नीचे की भुजा से दूर विस्थापित हो जाए। यानी यदि संपीड़न बल वलन की इस भुजा पर प्रभावशाली होगा तो ऐसी स्थिति में कुछ इस प्रकार से संरचना का विकास होगा कि ऊपर की भुजा टूटने के बाद दूर विस्थापित हो जाएगी और इस प्रकार की विस्थापित वलन की भुजा को ग्रीवाखंड या नैपे कहते हैं। अब यहां समझना है, जिस तल पर वलन की भुजा टूटने के बाद विस्थापित होती है उसे व्युत्क्रम भ्रंश तल कहते हैं। व्युत्क्रम यानी रिवर्स फॉल्ट प्लेन कहते हैं। जैसा कि लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था कि तनाव मूलक बल के द्वारा अत्यधिक खिंचाव होने पर कोई भी परत टूटकर अलग हो जाती है। यानी भ्रंश का शाब्दिक अर्थ क्या है? टूटकर अलग हो जाना। तो सामान्यतः भ्रंशन की क्रिया तनाव मूलक बल के कारण होती है, लेकिन जब कभी भी संपीड़न बल अधिक प्रभावशाली हो जाता है तब भी अत्यधिक संपीड़न बल के प्रभाव से भी वलन की भुजा या कोई संरचना टूटकर एक दूसरे से अलग हो सकती है। वही यहाँ देखने को मिल रहा है कि जब परिवलित वलन में संपीड़न बल अधिक प्रभावशाली हो जाता है तो वलन की एक भुजा अगर टूटकर दूर विस्थापित हो जाती है तो उस विस्थापित भुजा को तो ग्रीवाखंड कहते हैं, लेकिन जिस तल पर भुजा का विस्थापन होता है उस तल को रिवर्स फॉल्ट प्लेन यानी व्युत्क्रम भ्रंश तल कहते हैं। तो यहाँ एक तथ्य यानी फैक्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि रिवर्स फॉल्ट प्लेन का संबंध तनाव मूलक बल से ना होकर अत्यधिक संपीड़न बल से है। अब यहाँ समझिएगा कि जब कभी भी आप किसी मोड़दार पर्वतीय क्षेत्र में जाते हैं और यह देखते हैं कि सतह पर जो चट्टानी संरचना है वहाँ की सतह टूटी हुई है और उसी प्रकार की चट्टानी संरचना दूर स्थित कहीं और क्षेत्र में नज़र आ रही है और उसमें मोड़ दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब कि उस मोड़दार पर्वतीय क्षेत्र में लंबे समय तक संपीड़न बल के प्रभावशाली होने से ग्रीवाखंड का निर्माण हुआ। जैसे हमारे देश में कुमायूं हिमालय में जो गढ़वाल रीजन है वो ग्रीवाखंड का एक बेहतर उदाहरण है। यानी हिमालय पर्वत के निर्माण के समय हिमालय पर्वत की वह संरचना जो टूटकर दूर विस्थापित हुई उनमें से एक गढ़वाल रीजन है। यहीं अगर परिवलित वलन से ग्रीवाखंड का निर्माण होता है तो ऐसा भी हो सकता है कि परिवलित वलन में संपीड़न बल ऊपर की भुजा पर प्रभावशाली होने की बजाय नीचे की भुजा पर प्रभावशाली हो जाए और ऐसे में नीचे की भुजा टूटकर दूर विस्थापित होने की बजाय ऊपर की ओर आ जाए। तो जब अत्यधिक संपीड़न बल के प्रभावशाली होने पर वलन की भुजा टूटकर नीचे से ऊपर की ओर आ जाती है तो इस प्रकार के वलन को प्रतिवलित वलन या ओवरटर्न्ड फोल्ड भी कहते हैं। तो आइए उसे भी डायग्राम के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं कि यदि यह ऊपर की भुजा है और नीचे की भुजा जो है वह कुछ इस प्रकार से टूटकर ऊपर की ओर आ गई है, कह सकते हैं कि यह जो भुजा है यह नीचे से ऊपर की ओर आ गई है और यहाँ पर भ्रंश तल का निर्माण हुआ है। तो यह स्पष्ट होता है कि परिवलित वलन से यानी रिकम्बेंट फोल्ड से ग्रीवाखंड का भी निर्माण हो सकता है और साथ ही में प्रतिवलित वलन का भी निर्माण होता है। प्रतिवलित वलन यानी ओवर टर्न्ड फोल्ड। अब यहां देखिए कि कई प्रकार के फोल्ड मोड़दार पर्वतीय क्षेत्र में बनते हैं।
और अगर इनके बारे में हम गहराई से अध्ययन करने लगेंगे तो कहीं ना कहीं हम एक ऐसे टॉपिक को अनावश्यक महत्व दे रहे हैं जिसका एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अधिक उपयोगिता नहीं है। तो आप कहेंगे कि फिर हम टाइप्स ऑफ फोल्ड को यहाँ पर क्यों समझ रहे हैं? तो वलन के प्रकार के द्वारा हम दो बातों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले कि अगर संपीड़न बल के प्रभावशाली होने पर वलन की प्रक्रिया होती है तो किस प्रकार के मोड़ बनते हैं, जिससे एक हमें उसकी मौलिक समझ हो जाए। दूसरी बात, हमें यह भी समझना था कि कैसे हम किसी भी डायग्राम को समझकर हम उसे लैंग्वेज दे सकते हैं। अगर ऐसा हम करते हैं तो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो टॉपिक इम्पॉर्टेंट होंगे उनसे संबंधित डायग्राम्स को समझना और उसे एक्सप्लेन करना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो बेसिक टॉपिक्स के अंतर्गत जो ये चैप्टर्स डिस्कस किए जा रहे हैं उसका उद्देश्य ही है कि आपको एक ज्योग्राफिकल सेंस को डेवलप कराया जाए और डायग्राम को अंडरस्टैंड करने के लेवल पर ले आया जाए, जिससे कि जब आगे आप बढ़ें तो आप इस तरह के अप्रोच को लेकर अपने आप को सहज महसूस करें। तो अभी इस लेवल पर कहा जाए तो आप अपनी बातों को ऐसे अरेंज कर सकते हैं कि वलन की प्रक्रिया के अंतर्गत कई प्रकार के फोल्ड बनते हैं, जिसमें सम्मित वलन में वलन की दोनों भुजाओं की लंबाई और ढाल एक समान होती है, असम्मित वलन में असमान होती है, एक दिग्नत वलन में वलन की एक भुजा क्षैतिज तल के लंबवत होती है, जबकि समनत वलन में वलन की दोनों भुजाएं एक दूसरे के समानांतर लेकिन क्षैतिज नहीं होती है। और वहीं परिवलित वलन में वलन की दोनों भुजाएं एक दूसरे के समानांतर और क्षैतिज होती है। जब परिवलित वलन की एक भुजा टूटकर दूर विस्थापित हो जाती है तो उस विस्थापित भुजा को ग्रीवाखंड कहते हैं। जिस तल पर भुजा का विस्थापन होता है उसे व्युत्क्रम भ्रंश तल कहते हैं। और वहीं जब परिवलित वलन में अत्यधिक संपीड़न बल के कारण नीचे की भुजा टूटकर ऊपर की ओर विस्थापित हो जाती है तो प्रतिवलित वलन का निर्माण होता है। अब इन बातों को आप कब समझ पाएंगे? जैसे मैं बोल रहा हूँ तो आप उसी प्रकार सोचकर अगर इमेजिन करेंगे तो एक डायग्राम या इमेज बनेगा। दूसरा विकल्प है कि जो मैं बोल रहा हूँ उसे इमेजिन करने की बजाय आप क्या करें, एक डायग्राम ड्रॉ कर लें और डायग्राम ड्रॉ करने के क्रम में सभी को अरेंज कर लीजिए और फिर उसे एक बार सोचिए। तो कहेंगे किस प्रकार ये करना होगा? तो सभी डायग्राम को, जैसे ये सम्मित वलन है, ये असम्मित वलन हो गया, यह एक दिग्नत वलन है, यह समनत वलन है, यह परिवलित वलन है। इससे आगे बढ़ें तो यह ग्रीवाखंड है और इससे आगे बढ़ें तो ये वलन की ऊपर की भुजा है, ये नीचे की भुजा ऊपर आ गई। तो ये भी एक तरीका है कि आप ऐसे डायग्राम को ड्रॉ कर लीजिए। और ध्यान रखिएगा, नाम नहीं लिखना है, बल्कि उसकी जगह इस डायग्राम को ध्यान में सामने रखकर हमें सोचना है कि डायग्राम क्या कह रहा है और ऐसा करते हुए आगे बढ़ना है। बाकी कई प्रकार के फोल्ड आपको मिलेंगे, किताबों को पढ़ेंगे तो कई प्रकार के फोल्ड्स मिलेंगे जिसको जानने को जान सकते हैं। फैक्ट्स की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए कहेंगे चलो इतने फोल्ड्स के बारे में जानने, जब इसकी समझ हो जाएगी तो अपने आप आगे बढ़ेंगे तो कई उदाहरण मिलेंगे जिसके अंतर्गत हम और भी फोल्ड को जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हुए, यानी एक तरफ हमने अगर ये देखा कि संपीड़न बल के कारण सामान्यतः किस प्रकार के फोल्ड देखने को मिलते हैं या बनते हैं, तो वहीं अब वापस अगर आप जाएंगे और इस डायग्राम को देखेंगे तो अब आप समझ सकते हैं। आप कहेंगे कि अच्छा ये सम्मित वलन है क्योंकि इसमें दोनों भुजाओं की लंबाई और ढाल समान है। ये असम्मित वलन है तो आप कहेंगे कि यह स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ दोनों भुजाओं की लंबाई और ढाल असमान है। ओवरफोल्ड है, मतलब मोड़ ज़्यादा बन गया है। और यहाँ देखिए वलन की दोनों भुजाएं एक दूसरे के क्या है, समानांतर दिखाई दे रही है। तो कहेंगे अच्छा ये परिवलित वलन इसे ही कहते हैं। उसी प्रकार अगर कुछ इस प्रकार का इमेज भी मिलता है तो अब आप समझ सकते हैं कि अच्छा इसे परिवलित वलन कहते हैं। यहाँ वलन की दोनों भुजाएं एक दूसरे के समानांतर हैं। इस इमेज को देखेंगे तो कहेंगे आइसोक्लिनल फोल्ड, समनत वलन। तो अब यहाँ पर समझने की आवश्यकता है कि समनत वलन तो दिया हुआ है, लेकिन समनत वलन हम कैसे जानते हैं कि वलन की दोनों भुजाएं एक दूसरे के समानांतर होती है लेकिन क्षैतिज
नहीं होती है। तो देखिए यहाँ वलन की दोनों भुजाएं एक दूसरे के समानांतर है लेकिन क्षैतिज दिशा में नहीं है। तो जो आइडियल डायग्राम हमने ड्रॉ किया वास्तव में हो सकता है कि आपको ठीक उसी प्रकार की स्वरूपीय विशेषताएं देखने को ना मिले, उससे मिलते जुलते मिले, उससे आप पहचान सकते हैं। तो ये था पर्वत निर्माणकारी संचलन के अंतर्गत संपीड़न बल के द्वारा जो वलन की प्रक्रिया होती है, उस वलन की प्रक्रिया से किस प्रकार के फोल्ड बनते हैं। अब प्रश्न उठता है कि अगर तनाव मूलक बल के कारण चटकन, दरार, भ्रंशन की क्रिया होती है, तो भ्रंशन की क्रिया से कैसे भ्रंश घाटी का निर्माण और अवरोधक पर्वत बनते हैं। तो उसे समझने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए तनाव मूलक बल के कारण जब भ्रंशन की क्रिया होती है तो भ्रंश घाटी के साथ ब्लॉक पर्वत का भी निर्माण होता है। तब कुछ डायग्राम के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। तो ध्यान दीजिए, यह तो आप भी मानते होंगे कि भूगोलवेताओं ने भी अस्थल स्वरूपों को अपनी आंखों से बनते हुए नहीं देखा होगा, क्योंकि अस्थल स्वरूपों की उत्पत्ति का संबंध मंद गति से होने वाले संचलन से है, जिसके दीर्घकालिक प्रभाव से ही सतह पर परिवर्तन होता है। इसलिए भूगोलवेताओं ने भी अस्थल स्वरूपों को बनने के बाद ही देखा होगा। उसी प्रकार हम लोग भी अस्थल स्वरूपों को देखकर ये समझेंगे कि कैसे या किस प्रकार भूगोलवेताओं ने अस्थल स्वरूपीय विशेषताओं का वर्णन किया होगा या उसे समझने का प्रयास किया होगा। तो पहले फर्स्ट डायग्राम, इस डायग्राम को नोटिस कीजिएगा। सपोज कीजिए ए, बी और सी ये तीन सतह है, तीनों की संरचना यहाँ पर एक समान है, यहाँ अलग संरचना है। अब इमेजिन कीजिए इसकी जगह अब इस डायग्राम को ऑब्जर्व कीजिएगा। अब ध्यान दीजिए, यह जो डायग्राम है, इसके बाद अगर हम इसे ऑब्जर्व करें और अभी हमें ऐसा देखने को मिले कि ए, बी और सी तीनों ही सतह एक तल पर नहीं है, बल्कि यह बीच का भाग नीचे की ओर धंसा हुआ है, और यह जो सतह है यहाँ पर भ्रंश तल का निर्माण हुआ, यानी टूटी हुई सतह के रूप में अगर नजर आए तो कह सकते हैं कि जो ये बीच का भाग धंसा हुआ है ये सकरा है और गहरा है, और इसके दोनों तरफ जो ब्लॉक नज़र आ रहा है ये इस सतह की तुलना में ऊपर उठा हुआ है। तो ये जो ए और सी है जो ब्लॉक के समान नज़र आ रहा है, इसे ब्लॉक पर्वत, और जो बी के साथ धंसा हुआ भाग है इसे भ्रंश घाटी भी कहते हैं। अब यहाँ समझिएगा कि अगर हम इस प्रकार के अस्थल स्वरूपों को देखते हैं और यह समझने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार ये ब्लॉक पर्वत और भ्रंश घाटी का निर्माण कैसे हुआ होगा, तो कुछ ऐसे सोच सकते हैं कि हो ना हो ए, बी और सी पहले तीनों ही एक ही लेवल पर यानी एक ही तल पर होंगे, क्योंकि तीनों की संरचना एक समान अगर है। वहीं अब इस डायग्राम को देखकर यह स्पष्ट हो रहा है कि तनाव मूलक बल के कारण भ्रंशन की क्रिया हुई होगी,
तभी इस भ्रंश तल का निर्माण हुआ है। और साथ में या तो स्थलखंड के टूटने के कारण बी सतह नीचे की ओर धंस गया होगा, या ए और सी इस भ्रंश तल के सहारे ऊपर आ गया होगा। तो इस आधार पर हम कुछ ऐसे कह सकते हैं कि जब तनाव मूलक बल के द्वारा भ्रंशन की क्रिया होती है, तब ऐसी स्थिति में भ्रंश तल के सहारे स्थल खंडों का या तो ऊपर की ओर या नीचे की ओर विस्थापन होता है। सामान्यतः कौन सी दिशा में? ऊर्ध्वाधर दिशा में, जिससे कि ऊपर उठे हुए स्थल खंड के रूप में ब्लॉक पर्वत और नीचे धसे हुए स्थल खंड के रूप में भ्रंश घाटी का निर्माण होता है। यानी यह कहा जा सकता है कि भ्रंश घाटी और ब्लॉक पर्वत का निर्माण भ्रंश तल के सहारे स्थल खंडों का ऊपर या नीचे की ओर विस्थापन के कारण होता है। तो कुछ इस प्रकार से आपको लैंडफॉर्म्स यानी स्थल स्वरूप पृथ्वी की सतह पर देखने को मिलेंगे, जिसे हम लोग आगे प्रादेशिक अध्ययन करते समय अलग अलग महाद्वीपों में जाकर देखेंगे भी और उदाहरण के रूप में समझने का प्रयास भी करेंगे। जब मैं प्रादेशिक अध्ययन के अंतर्गत विश्व के अलग अलग क्षेत्र की विशेषताओं का वर्णन करूंगा, तब वहाँ ऐसे ब्लॉक पर्वत और भ्रंश घाटी की भौगोलिक अवस्थिति को स्पष्ट करूंगा। तो उस समय मैं यह मानकर चलूँगा कि आप पहले से जानते हैं कि ब्लॉक पर्वत और भ्रंश घाटी का निर्माण कैसे होता है। यहाँ इस लेवल पर इतनी जानकारी आपके पास होनी चाहिए कि इस प्रकार के स्थल स्वरूपों के निर्माण का संबंध तनावमूलक बल से है। अब आप ये प्रश्न करेंगे कि क्या ऐसा भी तो हो सकता है कि जो ये बी सतह है, स्थलखंड का वह भाग जो बी सतह के रूप में है, वो अपनी जगह ऊपर रहे और ए और सी नीचे धंस जाए, यानी बी ऊपर की ओर हो और सी ए और सी नीचे की ओर हो। तो दूसरे डायग्राम के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। इमेजिन कीजिए अब इसे देखिए, यह ए बी और सी सतह है और साथ में यह भ्रंश तल है। हो सकता है इधर भी कोई ना कोई स्थल खंड हो। तो अब यहाँ क्या समझना आवश्यक है कि इस स्थल खंड यानी इस ब्लॉक के दोनों तरफ भ्रंश तल है और भ्रंश तल के साथ दोनों तरफ घाटी है। जब किसी भी ब्लॉक पर्वत के दोनों तरफ भ्रंश तल के साथ घाटी का निर्माण होता है, तो इस प्रकार के ब्लॉक पर्वत को हॉस्ट पर्वत कहते हैं। HORST, यानी हिंदी में भी इसे हॉस्ट पर्वत कहते हैं। और इस प्रकार की घाटी को, भ्रंश घाटी को ग्रैबेन, GRABEN, ग्रैबेन कहते हैं। यहाँ समझना आवश्यक है, अगर आप किताबों का अध्ययन करेंगे तो कुछ ऐसा भी पढ़ने को मिलेगा कि हॉस्ट और ग्रैबेन जर्मन शब्द है। हॉस्ट का शाब्दिक अर्थ ब्लॉक पर्वत है और ग्रैबेन का शाब्दिक अर्थ रिफ्ट वैली यानी भ्रंश घाटी है। इसलिए दोनों में कोई खास अंतर नहीं है। लेकिन जब आप विश्व के अलग अलग क्षेत्रों का अध्ययन करेंगे तो यह पाएंगे कि कई ऐसे भी ब्लॉक पर्वत हैं जिसके दोनों तरफ भ्रंश तल के साथ घाटी का निर्माण हुआ है। और ऐसे ब्लॉक पर्वत के लिए हॉस्ट शब्द का प्रयोग किया सकता है। जैसे यदि आप अफ्रीका में इजिप्ट जाते हैं तो इजिप्ट में जाने पर आपको एक प्रायद्वीप मिलेगा, सीनाई प्रायद्वीप। यह एक ऐसा प्रायद्वीप है जिसके दोनों तरफ भ्रंश घाटी है और यह एक ब्लॉक के समान नजर आता है। तो कह सकते हैं कि सीनाई प्रायद्वीप हॉस्ट पर्वत का उदाहरण है। यानी सीनाई प्रायद्वीप में जाने पर इस प्रकार की स्थलस्वरूपीय विशेषताएं देखने को मिलेगी।
इसे डिटेल में जानने का भी मौका मिलेगा। तो यहाँ क्या कंक्लूड करना है कि तनावमूलक बल के द्वारा अगर भ्रंशन की क्रिया होती है और भ्रंश तल के सहारे स्थल खंडों का ऊपर या नीचे की ओर विस्थापन होता है, तो ऐसा भी हो सकता है कि दो ब्लॉक के मध्य में एक भ्रंश घाटी हो, और यह भी संभव है कि एक ब्लॉक के दोनों तरफ भ्रंश तल के साथ भ्रंश घाटी हो। तो इस तरह अगर इस प्रकार एक ब्लॉक के साथ दोनों तरफ भ्रंश घाटी हो तो उसे हम हॉस्ट पर्वत और ग्रैबेन यानी भ्रंश घाटी भी कह सकते हैं। तो यह हुआ सामान्य विशेषताओं के आधार पर कि किस प्रकार पर्वत निर्माणकारी संचलन के अंतर्गत संपीड़न बल के द्वारा वलन की प्रक्रिया से मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति होती है, और वहीं तनावमूलक बल के द्वारा भ्रंशन की क्रिया से भ्रंश घाटी के साथ ब्लॉक पर्वत का भी निर्माण होता है, जिसे आगे पर्वत रचना की प्रक्रिया यानी जब हम लोग मेन टॉपिक में बढ़ेंगे तो ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार इस प्रकार के पर्वत निर्माणकारी संचलन को स्पष्ट करने का सैद्धांतिक आधार क्या है। यहाँ कम से कम आप इन शब्दों से परिचित हो चुके हैं। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं और सिर्फ यह जानने का प्रयास करते हैं कि जो फॉल्ट है, तो फॉल्ट यानी भ्रंश का निर्माण, अब तक जो आपके पास जानकारी है उसके आधार पर कह सकते हैं कि भ्रंश का निर्माण तनावमूलक बल के द्वारा भी हो सकता है और अत्यधिक संपीड़न बल के कारण भी हो सकता है। अत्यधिक संपीड़न बल के कारण जब भ्रंशन की क्रिया होती है तो उससे व्युत्क्रम भ्रंश तल बनते हैं, और तनावमूलक बल के कारण जब भ्रंशन की क्रिया होती है तो सामान्य भ्रंश का निर्माण होता है, नॉर्मल फॉल्ट। दोनों में डिफरेंस क्या है? तो जैसा कि अभी आपने देखा कि जब मोड़दार पर्वतीय क्षेत्र में अत्यधिक संपीड़न बल के कारण वलन की एक भुजा टूटकर दूर विस्थापित हो रही है, तो भ्रंश तल का निर्माण क्षैतिज तल पर हुआ है और भुजा का विस्थापन भी क्षैतिज दिशा में हो रहा है। तो व्युत्क्रम भ्रंश तल में क्षैतिज दिशा में भ्रंश तल का निर्माण होता है और स्थल खंडों का विस्थापन भी सामान्यतः क्षैतिज दिशा में होता है। उसके बाद आपने तनावमूलक बल के प्रभाव को देखते समय यह भी समझा कि जब तनावमूलक बल के कारण भ्रंशन की क्रिया से भ्रंश तल के सहारे स्थल खंडों का ऊपर या नीचे की ओर विस्थापन होता है तो सामान्य भ्रंश तल का निर्माण होता है। अब उसी के कई प्रकार के फॉल्ट है। तो देखिए यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये नॉर्मल फॉल्ट है, और इस नॉर्मल फॉल्ट में जो भ्रंश तल है, यह भ्रंश तल के साथ स्थल खंडों का या तो ऊपर या नीचे की ओर विस्थापन हो रहा है। तो ऊपर नीचे की ओर विस्थापन हो रहा है। वहीं पर देखिए अगर यहाँ आएंगे तो यहाँ यह दिखाया जा रहा है कि दो फॉल्ट हैं, दोनों रिवर्स यानी अपोजिट डायरेक्शन में सामान्यतः क्षैतिज तल पर विस्थापन होता है, और ऐसा भी हो सकता है कि क्षैतिज तल से कुछ डिग्री के कोण या एंगल पर भी ये विस्थापन संभव है। तो नॉर्मल फॉल्ट यानी सामान्य भ्रंश का निर्माण तनावमूलक बल के द्वारा और रिवर्स फॉल्ट का निर्माण अत्यधिक संपीड़न बल के कारण होता है। आप देखिए अगर कोई ब्लॉक है और वो दोनों ही एक दूसरे के समानांतर तल पर आगे पीछे विस्थापित हो रहा है, तो वैसे फॉल्ट को हम लेफ्ट लैटरल फॉल्ट, लेफ्ट कब कहेंगे? जब यहाँ ध्यान दीजिए यह ब्लॉक लेफ्ट में है तो इधर लेफ्ट की ओर इसका विस्थापन हो गया और ये भ्रंश तल बन गया। दूसरी तरफ अगर हम इधर आएंगे तो यह ब्लॉक राइट में है, तो राइट में राइट वाले यानी दाएं तरफ जो स्थल खंड है उसका विस्थापन हो रहा है, जिससे इधर ब्लॉक हो रहा है। दोनों ही जगह ये जो तल बना है इसके पैरेलल ही स्थल खंडों का विस्थापन हो रहा है। और वहीं देखिए ये ऑब्लिक है, एक एंगल पर यह भ्रंश तल का निर्माण हुआ है और स्थल खंडों का कुछ इस प्रकार से विस्थापन हो रहा है।
तो यहाँ पर एक वर्ड है जिसे समझना होगा, वह है स्ट्राइक। तो जब कोई भी अगर ऐसी कोई सतह होती है और उस सतह का क्षैतिज तल के साथ जो कोण बनता है उसे नति या डिप कहते हैं, या कह सकते हैं कि नति का संबंध एक ऐसे एंगल से, कोण से है जो किसी भी ढाल की तीव्रता को निर्धारित करता है। यह स्पष्ट करता है कि किसी भी अस्तर स्वरूप का जो ढाल है वो क्षैतिज तल के साथ कितने डिग्री के एंगल पर है। यानी ढाल जैसे जैसे तीव्र होता जाएगा, जैसे जैसे ढाल की तीव्रता बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे एंगल क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो नति के द्वारा हमें दो जानकारी मिलती है, एक तो ढाल की तीव्रता के बारे में और दूसरा ढाल की दिशा के बारे में। उदाहरण के रूप में समझिए, यदि किसी अस्तर स्वरूप का ढाल एकदम सीधा वर्टिकल हो, यानी क्षैतिज तल के साथ लंबवत हो, जैसा कि हमने पहले अभी डिस्कस किया था कि एक दिग्नत वलन में वलन की एक भुजा क्षैतिज तल के लंबवत होती है, तो वहाँ डिप कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अगर कोई सतह एकदम सपाट हो, समतल हो, तो नति कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तो जैसे जैसे समतल सतह की ढाल की तीव्रता बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे नति भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो इससे हमें नति की जानकारी हुई। साथ में हम ये भी जान सकते हैं कि वह ढाल नॉर्थ डायरेक्शन में है कि ईस्ट में या वेस्ट में। तो इस आधार पर ये एक टर्म है जिससे आपको परिचित होना चाहिए कि नति से हमें ढाल की तीव्रता और ढाल की दिशा के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो सपोज कीजिए यह एक डिप है, नति है। इस नति के अगर लंबवत जो रेखा खींची जाती है उसे हिंदी में नति लंब कहते हैं और इंग्लिश में स्ट्राइक कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, अगर नति 45 डिग्री नॉर्थ है, यानी ढाल की दिशा नॉर्थ डायरेक्शन में है और क्षैतिज तल से 45 डिग्री के एंगल पर है, तो नति लंब जो होगा वह ईस्ट वेस्ट या वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन में नति के परपेंडिकुलर होगा। अब यहाँ समझिएगा कि अगर कोई भ्रंश तल नति के साथ बनता है, यानी क्षैतिज तल के साथ बनता है, तो वह भ्रंश तल कैसा हो सकता है, एकदम सीधा भी हो सकता है। तो जब भ्रंश तल लगभग ऊर्ध्वाधर हो और स्थल खंडों का ऊपर नीचे की ओर विस्थापन हो तो कहेंगे नॉर्मल फॉल्ट है। अगर नति लगभग 0 डिग्री के एंगल पर हो और क्षैतिज तल पर स्थल खंडों का विस्थापन हो तो कहेंगे व्युत्क्रम भ्रंश तल है। अगर यही नति भ्रंश तल सर्टेन डिग्री या कुछ डिग्री के कोण पर बना होगा तो कहेंगे ऑब्लिक है। और अब यहाँ समझिए कि अगर कोई भ्रंश तल नति के दिशा में ना हो बल्कि उसके लंबवत हो और स्थल खंडों का विस्थापन नति के लंबवत दिशा में अगर होता हो तो उसे कहते हैं स्ट्राइक फॉल्ट। तो ऐसे करके कुछ वर्ड मिलेंगे जिसको यहाँ पर आपको मैंने सिर्फ इसलिए मेंशन किया कि आपको कम से कम इतनी बातें स्पष्ट होनी चाहिए कि तनावमूलक बल के द्वारा तो भ्रंशन की क्रिया होती है, लेकिन भ्रंशन की क्रिया के समय जो भ्रंश तल का निर्माण होता है वो भ्रंश तल का क्षैतिज तल के साथ यानी सतह के साथ अलग अलग एंगल यानी कोण पर निर्माण होता है। उस आधार पे कई प्रकार के भ्रंश बनते हैं और वहीं भ्रंश तल का निर्माण केवल तनावमूलक बल के द्वारा नहीं होता है बल्कि अत्यधिक संपीड़न बल के द्वारा होता है। इनमें सामान्य अध्ययन के दृष्टिकोण से सिर्फ आपको कम से कम ये दो की समझ होनी चाहिए कि एक तनावमूलक बल के द्वारा नॉर्मल या सामान्य भ्रंश का निर्माण होता है और अत्यधिक संपीड़न बल के द्वारा व्युत्क्रम भ्रंश का निर्माण होता है। लेकिन साथ में ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि भ्रंश कई प्रकार के होते हैं, यानी भ्रंश तल कई प्रकार के होते हैं और इसे हम निर्धारित करते हैं स्थल खंडों के विस्थापन और उस भ्रंश तल की सतह
का क्षैतिज तल के साथ कोण और उसके विस्थापन की दिशा के आधार पर। तो इसे बहुत डिटेल में जानने की आवश्यकता नहीं है। अब ये रही बात कि पर्वत निर्माणकारी संचलन के अंतर्गत मोड़ भी बनते हैं और वहीं कई प्रकार के भ्रंश तल का निर्माण भी होता है, लेकिन हमें टाइप्स ऑफ फोल्ड और टाइप्स ऑफ फॉल्ट को महत्व देने की बजाय यह जानना है कि ये जो मोड़दार पर्वत और ब्लॉक पर्वत होते हैं वो कहाँ कहाँ मिलते हैं, उनकी अपनी सामान्य विशेषताएं क्या हैं। तो यह था अंतर्जनित भू संचलन से संबंधित कुछ ऐसी बातें जिसे आपको बेसिक लेवल पे जानना चाहिए, और साथ में यह भी ध्यान रखना आवश्यक होगा कि आप इस टॉपिक को वैकल्पिक विषय या एकेडमिक लेवल पर तैयार नहीं कर रहे हैं और ना ही जियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार कर रहे हैं। इसलिए इसको बहुत गहराई में जाकर नहीं समझना है, बल्कि आने वाले टॉपिक से इसको जोड़ कर देखना है, जिससे कि आपकी समझ और बेहतर हो सके। अब अंतर्जनित भू संचलन का संबंध जहाँ पृथ्वी के अंदर की परतों से उत्पन्न होने वाले बल से है, वहीं बहिर्जनित भू संचलन का संबंध बाह्य कारकों के प्रभाव से पृथ्वी की सतह पर होने वाले परिवर्तन से है। तो बाह्य कारकों के प्रभाव से पृथ्वी की सतह पर जो परिवर्तन होता है उसका मुख्य रूप से संबंध जलवायु विज्ञान से है, क्योंकि बाह्य कारकों में वायुमंडल की परतों को शामिल करते हैं और वायुमंडल की परतों में होने वाले परिवर्तन का संबंध मौसम से है। और मौसम और जलवायु के बारे में आप जलवायु विज्ञान के टॉपिक को तैयार करते समय जानेंगे, लेकिन हमें यहाँ पर बहिर्जनित भू संचलन के बारे में इतनी मौलिक समझ होनी चाहिए जिससे कि हम यह आगे समझ पाएँ कि केवल अंतर्जात बल के कारण ही सतह पर परिवर्तन नहीं होते हैं, बल्कि बाह्य कारकों का भी इससे संबंध होता है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं कि आखिरकार एक्सोजेनेटिक मूवमेंट क्या है, इसके अंतर्गत कौन सी प्रक्रिया होती है, उस प्रोसेस के अंतर्गत कौन सी क्रियाएं होती हैं जिसे हमें जानना चाहिए। तो डिस्कशन का टॉपिक है बहिर्जनित भू संचलन यानी एक्सोजेनेटिक मूवमेंट। एक्सोजेनेटिक मूवमेंट का संबंध जिस प्रक्रिया से है उसे अनाच्छादन इंग्लिश में कहते हैं डेन्यूडेशन। अब यहां ध्यान दीजिए, अनाच्छादन के अंतर्गत कई क्रियाएं होती हैं, जिनमें एक है अपक्षयन, जिस इंग्लिश में कहते हैं वेदरिंग। वहीं दूसरा है अपर्दन, इरोजन, और तीसरी प्रकार की क्रिया है वृहत क्षरण। मास वेस्टिंग। अब यहां ध्यान दीजिएगा, तीनों ही क्रियाओं को सम्मिलित रूप से अनाच्छादन का नाम देते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि अनाच्छादन एक जटिल प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत अपक्षयन, अपर्दन और बृहत क्षरण से संबंधित क्रियाएं होती हैं, और अनाच्छादन का संबंध एक्सोजेनेटिक मूवमेंट से, यानी वह प्रक्रिया जिससे सतह पर परिवर्तन होता है, लेकिन इस प्रकार के परिवर्तन का संबंध अंतर्जात बल से न होकर बहिर्जात बल से होता है। तो अब यहाँ समझना होगा एक एक करके कि आखिर ये वेदरिंग, इरोजन और मास वेस्टिंग है तो क्या है। तो चलिए पहले अपक्षयन के बारे में विचार करते हैं। तो इस टॉपिक पर आने के पहले सामान्यतः जो आप ऑब्जर्व करते रहते होंगे उसे ही हम लोग अध्ययन का आधार बनाते हैं।
अगर आपने सीमेंट से निर्मित एक कंक्रीट सतह या सड़क को देखा होगा तो उसे इमेजिन कर लीजिए और यह सोचिए कि सीमेंट से बनी हुई उस कंक्रीट सतह का अगर तापमान बढ़ेगा तो सतह गर्म होगी, गर्म होने के कारण फैलेगी। तापमान कम होगा तो वह सतह ठंडी होगी, संकुचित होगी और इस प्रकार तापमान में परिवर्तन से फैलाव और संकुचन होगा। तो सीमेंट से बनी हुई कंक्रीट सतह फैलाव और संकुचन के कारण कहीं ना कहीं असंगठित होगी। इसी प्रकार अगर बारिश होगी तो बारिश होने पर जो सतह पर या संरचना में घुलनशील तत्व होंगे वो घुलकर अलग होंगे और उसमें रासायनिक परिवर्तन होगा। कुछ समय के बाद यदि आप वहाँ जाकर देखते हैं तो यह पाते हैं कि जो पहले एक कंक्रीट रोड था अब वह टूट गया है, उनमें बड़े बड़े ब्लॉक्स बन गए हैं। फिर कुछ समय के बाद जाते हैं तो आप यह देखते हैं कि वो बड़े बड़े ब्लॉक्स अब और छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित हो गए और अंततः आपने यह ऑब्जर्व किया कि जो पहले सीमेंट से बनी हुई कंक्रीट सतह थी अब वह यानी एक पक्की सड़क कच्ची सड़क में परिवर्तित हो गया, मिट्टी में परिवर्तित हो गया। तो लंबे समय तक एक प्रक्रिया के प्रभावशाली होने से कहीं ना कहीं एक पक्की सड़क जिस प्रकार से मिट्टी से बनी हुई कच्ची सड़क में परिवर्तित हो जाती है, उसी प्रकार अगर पृथ्वी की सतह पर चट्टान सीमेंट के समान चट्टान में तापमान बढ़ने या घटने से या बारिश होने से या कह सकते हैं मौसम में परिवर्तन से जब टूटने फूटने, बोलचाल की भाषा में कह सकते हैं टूटने फूटने और तकनीकी भाषा में कह सकते हैं विघटन डिसइंटीग्रेशन और विज्ञान की भाषा में कह सकते हैं भौतिक परिवर्तन। और उसी प्रकार अगर सड़ने गलने यानी रासायनिक परिवर्तन या वियोजन के कारण अगर चट्टान असंगठित होकर टुकड़ों में परिवर्तित हो रहा है तो इस प्रक्रिया को कहते हैं अपक्षयन। तो इससे एक बात स्पष्ट हो जाती है कि वेदरिंग का कारण है मौसम में परिवर्तन। तो मौसम में परिवर्तन से कौन प्रभावित होता है? चट्टान। यहाँ चट्टान का मतलब समझ लीजिए एक कंक्रीट सतह, पथरीला सतह जिसमें क्या होता है तो विघटन और वियोजन। इस विघटन के लिए टर्म यूज किया जाता है डिसइंटीग्रेशन और वियोजन को आप डीकम्पोजिशन भी कह सकते हैं। चाहे विघटन कहें या भौतिक परिवर्तन, वहीं वियोजन की जगह रासायनिक परिवर्तन भी कह सकते हैं। तो अब यहां समझिए मौसम में परिवर्तन के कारण जब चट्टान में विघटन और वियोजन या भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होता है तो इस प्रकार की प्रक्रिया को ही वेदरिंग कहते हैं। अब आप कहेंगे कि इस वेदरिंग के कारण अगर चट्टान में टूटने फूटने और सड़ने गलने की क्रिया होती है, इस प्रकार के परिवर्तन होते हैं तो उससे चट्टान असंगठित होकर किस में परिवर्तित होता है। तो आइए उसे समझने का प्रयास करते हैं। तो यदि किसी भी चट्टान पर वेदरिंग के कारण परिवर्तन होता है तो वह चट्टान पहले गोलाश्म यानी बाउल्डर में परिवर्तित होता है। बड़े आकार के पत्थर के लिए टर्म यूज किया जाता है। जब इसी बड़े आकार के पत्थर का आकार छोटा हो जाता है तो उसे हम कहते हैं बजरी, ग्रेवल। जब यह छोटे आकार का पत्थर और छोटे कणों में परिवर्तित होता है तो उसे रेत यानी सैंड। रेत से छोटे आकार के कण को सिल्ट, सिल्ट से भी छोटे आकार के कण को चीका, क्ले। अगर कण और भी बारीक हो जाता है तो उसके लिए टर्म यूज करते हैं पंख
जिसे इंग्लिश में कहते हैं मड। तब यह समझिए, जब किसी भी चट्टान से निर्मित सतह पर मौसम में परिवर्तन के कारण विघटन और वियोजन होता है तो वही चट्टान टूटकर गोलाश्म, बजरी, रेत, सिल्ट, चीका और पंक में परिवर्तित होता है। तो चट्टान के टुकड़ों के लिए जो भूगोल में शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं सेडिमेंट्स, अवसाद। यानी कह सकते हैं अवसाद का शाब्दिक अर्थ है चट्टान के टुकड़े। तो आप इससे क्या समझे कि अपक्षयन के कारण चट्टान असंगठित होकर अवसादों में परिवर्तित हो जाता है। जब यही अवसाद यानी रेत, सिल्ट और चीका संगठित हो जाते हैं तो इस प्रकार की परत को हम सॉइल यानी मृदा कहते हैं। तब यहां देखिए, हमें इस टॉपिक के अंतर्गत यह नहीं समझना है कि अपक्षयन के द्वारा चट्टान असंगठित होकर किस प्रकार से मृदा में परिवर्तित होते हैं, बल्कि हमें यह विचार करना है कि अपक्षयन के द्वारा चट्टान अगर असंगठित होते हैं तो स्थल स्वरूपीय विशेषताओं में क्या परिवर्तन होता है। तो कह सकते हैं कि स्थल स्वरूपों जहाँ पर भी कोई भी स्थल स्वरूप है तो वहाँ पे वह पथरीली सतह अवसादों में परिवर्तित होगा और ऐसा होने पर वहाँ की जो अस्थायित्व है, स्टेबिलिटी है, वो क्या होगी, कम हो सकती है। तो ये रही बात अपक्षयन की। यहाँ एक बात और स्पष्ट हो रहा है कि जहाँ जो चट्टान बना है वहीं वह विघटित और वियोजित होकर सेडिमेंट्स में परिवर्तित हो रहा है। यानी कहीं ना कहीं अपक्षयन मौसम में परिवर्तन के कारण होने वाली एक स्थैतिक क्रिया है, स्टैटिक प्रोसेस। अब आ जाइए, इस अपक्षयन को ध्यान में रखते हुए इसे अपर्दन को समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार अपक्षयन और अपर्दन एक दूसरे से अंतर संबंधित है और दोनों में क्या डिफरेंस है। तो यदि हम अपर्दन पे आते हैं, यहां समझिएगा, यदि मान लीजिए किसी भी सतह पर अवसाद असंगठित होकर छोटे छोटे कणों में परिवर्तित हो रहा है और इन्हीं अवसादों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण हो रहा है, यानी कह सकते हैं कि अपर्दन के कारकों के द्वारा अवसादों का स्थानांतरण हो रहा है। अब यहाँ दो प्रश्न उठता है कि अपर्दन के कारक कौन से होंगे, एजेंट्स ऑफ इरोजन किसे कहेंगे। तो सीधी सी बात है, जिसमें गति होगी, जो अवसादों को एक जगह से या एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में सक्षम होगा, तो कहेंगे जैसे कि, तो बहती हुई जल, पवन, मूविंग आइस, जब बर्फ मूव करने लगता है तो उसके लिए टर्म यूज करते हैं हिमनद, ग्लेशियर। और वही तट के पास सागरीय तरंगों का प्रभाव रहता है, तो सी वेव, सागरीय तरंग। तो बहते हुए जल, पवन, हिमनद, सागरीय तरंग इस प्रकृति में वैसे कारक हैं जिनमें गति होने के कारण ये अवसादों को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। अब दूसरा प्रश्न उठता है कि क्या अपर्दन के कारकों के द्वारा जब अवसादों का स्थानांतरण होगा तो ही उसे अपर्दन कहेंगे। तो कहेंगे नहीं, अवसादों के स्थानांतरण के समय
होने वाले विघटन और वियोजन, यानी भौतिक और रासायनिक परिवर्तन की क्रिया को ही अपरदन कहते हैं। तो यहां क्या समझना आवश्यक है कि अगर कोई आपसे प्रश्न करे कि अपरदन किसे कहते हैं, तो यहां कंफ्यूज नहीं होना है कि अवसादों के स्थानांतरण की प्रक्रिया को अपरदन कहते हैं। अगर ऐसा कहीं स्टेटमेंट आपको पढ़ने को मिलता है तो कहेंगे ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि जब अपरदन की क्रिया होती है तो अवसादों के स्थानांतरण के समय उनका विघटन और वियोजन होता है। इसलिए अपरदन में भी भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होता है। बस अंतर क्या है, जहां अपक्षयन मौसम में परिवर्तन के कारण होने वाली एक स्थैतिक क्रिया है, वहीं अपरदन अपरदन के कारकों के द्वारा होने वाली एक गत्यात्मक क्रिया है। तो कह सकते हैं कि अपरदन का संबंध किससे है, एक डायनामिक प्रोसेस से, गत्यात्मक क्रिया से। तो इतनी बातें अगर स्पष्ट हो रही हैं तो अब अगला प्रश्न यह अगर उठता है कि क्या अपरदन होने के लिए वेदरिंग यानी अपक्षयन का होना आवश्यक है, तो कहेंगे नहीं, कोई आवश्यक नहीं है। अगर अपरदन का कारक अधिक प्रभावशाली होगा तो वो क्या करेगा, चट्टानों को तोड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाएगा, जिससे अपरदन की क्रिया प्रभावशाली हो जाएगी। इसलिए यदि प्रश्न यह आता है कि सही में अपरदन किस कारण से होता है, तो जवाब अपरदन के कारकों के द्वारा। और यदि प्रश्न किया जाता है कि अपरदन की क्रिया में अपक्षयन की क्या भूमिका है, तो कहेंगे अपक्षयन की प्रक्रिया के द्वारा अगर चट्टान असंगठित हो जाते हैं तो अपरदन की क्रिया और भी प्रभावशाली हो जाती है। अर्थात क्या स्पष्ट होता है कि अपक्षयन अपरदन के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं है, बल्कि यह अपरदन के दर को बढ़ा सकता है। अब आइए अपक्षयन और अपरदन के बाद यह विचार करते हैं कि मास वेस्टिंग यानी बृहत क्षरण किस प्रकार अपक्षयन और अपरदन से संबंधित है और कैसे इनसे अलग या विशिष्ट है। तो नेक्स्ट प्रोसेस को समझने के लिए भी कुछ मौलिक बातों को ध्यान में रखना होगा। सबसे पहले इमेजिन कीजिए कि यदि आप कुछ इस प्रकार से एक स्थल स्वरूप को देख रहे हैं तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि आप कहाँ पर हैं, एक पर्वतीय क्षेत्र में है। और इस पर्वतीय क्षेत्र के अगर आप शिखर पे पहुंच गए तो कहेंगे पर्वत के शिखर पर अब ये चट्टान असंगठित हो रहे हैं, असंगठित होकर अवसादों में परिवर्तित हो रहे हैं। अब इमेजिन कीजिए जैसे ये चट्टान असंगठित होकर अवसादों में परिवर्तित होंगे और उसके बाद इन्हीं अवसादों का गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में अवसादों के स्थानांतरण से, या कह सकते हैं अवसादों के स्थानांतरण के समय होने वाली अपरदन को मास वेस्टिंग कहते हैं, बृहत क्षरण या मास वेस्टिंग कहते हैं। अब यहां समझिएगा कि जहां अपरदन की क्रिया के लिए अपरदन के कारकों का होना आवश्यक है, वहीं मास वेस्टिंग के लिए गुरुत्वाकर्षण बल का, बृहत क्षरण के लिए गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभावशाली होना आवश्यक है। यानी मास वेस्टिंग का मुख्य कारण गुरुत्वाकर्षण बल होता है। इसलिए बृहत क्षरण के लिए अपरदन के कारकों का होना आवश्यक नहीं है। इस आधार पर आप कह सकते हैं कि बृहत क्षरण भी एक प्रकार से अपरदन की क्रिया ही है, क्योंकि इसमें भी अवसादों के स्थानांतरण के समय ही चट्टानों का या अवसादों का विघटन और वियोजन होता है। बस अंतर इतना ही है कि यह क्रिया मुख्य रूप से गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभावशाली होने पर होती है। इसलिए मास वेस्टिंग का संबंध बृहत क्षरण का संबंध कहाँ से होना चाहिए, पर्वतीय क्षेत्र से, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र में
जहां ऊंचाई और ढाल की तीव्रता अधिक होगी वहां गुरुत्वाकर्षण बल भी अधिक प्रभावशाली होगा। तो ओवरऑल अगर आपसे कहा जाए बेसिक लेवल पर यह टॉपिक आगे जब आप भूभौतिकी घटनाओं का अध्ययन करेंगे तो वहाँ टॉपिक आएगा लैंडस्लाइड, एवलांस। तो वहाँ पर आप समझेंगे, क्योंकि जब पर्वतीय क्षेत्रों में चट्टान असंगठित होकर पर्वत के शिखर से नीचे की ओर आता है तो उनमें से ही होने वाली भूभौतिकी घटनाओं को एवलांस या भूस्खलन कहते हैं। अब दोनों में क्या डिफरेंस है, इनके बारे में हम गहन अध्ययन या बेहतर ढंग से समझेंगे, क्योंकि वह टॉपिक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अधिक महत्वपूर्ण है। लेकिन हाँ, यहाँ इतना अगर आपके पास सेंस है तो आप बहुत सारी चीज़ों को खुद ही अपने लेवल पर सोच सकते हैं। नंबर 1 कि यदि मास वेस्टिंग का संबंध पर्वतीय क्षेत्र में होने वाली भूभौतिकी घटनाओं से या एक ऐसे स्थिति से है जहाँ गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभावशाली होना आवश्यक है, तो आप कह सकते हैं जहाँ पर भी अस्तर स्वरूपों की ऊंचाई और ढाल की तीव्रता अधिक होगी वहाँ पर बृहद क्षरण अधिक प्रभावशाली होगा, इसलिए पर्वतीय क्षेत्र की मुख्य विशेषता है। दूसरा, यदि चट्टान के असंगठित होने पर बृहद क्षरण का दर बढ़ेगा तो सीधी सी बात है जहाँ के चट्टान पहले से ही मुलायम और असंगठित हो और वहाँ अगर मौसम में परिवर्तन का प्रभाव अधिक होगा तो मास वेस्टिंग और अधिक प्रभावशाली हो सकता है। और यदि बृहद क्षरण के समय अवसादों का स्थानांतरण होता है तो यदि गुरुत्वाकर्षण बल के साथ अपवर्तन के कारक भी प्रभावशाली हो जाए तो मास वेस्टिंग यानी बृहद क्षरण की तीव्रता और भी बढ़ सकती है। तो कुछ ऐसी बातें हैं जिसको आप आगे यानी खुद से भी डेराइव करके सोच सकते हैं अगर आपको ये 2 पॉइंट क्लियर हो कि मास वेस्टिंग का संबंध गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से अवसादों के स्थानांतरण के समय होने वाली अपवर्तन की क्रिया से, तो आप अन्य चीज़ों को अपवर्तन और गुरुत्वाकर्षण बल के आधार पर जोड़ सकते हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अनाच्छादन की क्रिया के अंतर्गत अपक्षयन, अपवर्तन और बृहद क्षरण से संबंधित क्रियाएं होती हैं। अब तीनों में कुछ ना कुछ कॉमन है और तीनों अपने आप में विशिष्ट भी हैं। अब तीनों को कैसे हम इंटररिलेट करके यानी तीनों को आप इंटीग्रेटेड करके कंपेयर करते हुए एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट डेवलप कर पाएंगे, तो चलिए उसे भी समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे हम तुलनात्मक अध्ययन करके एक इंटीग्रेटेड अप्रोच को डेवलप कर सकते हैं। तो एक बात तो ये स्पष्ट हो चुका कि अनाच्छादन के अंतर्गत अगर अपक्षयन, अपवर्तन और बृहद क्षरण से संबंधित क्रियाएं होती हैं तो तीनों में क्या कॉमन है, तो तीनों का संबंध विघटन और वियोजन से। इन तीनों में चट्टान असंगठित होकर अवसादों में परिवर्तित होते हैं। इन दोनों से अपक्षयन क्यों अलग है, क्योंकि अपक्षयन मौसम में परिवर्तन के कारण होने वाली स्थैतिक क्रिया है यानी स्टैटिक प्रोसेस है। वहीं अपवर्तन और बृहद क्षरण डायनामिक प्रोसेस है, गत्यात्मक क्रियाएं हैं। तो यदि आपसे प्रश्न करें कि इन तीनों में डिफरेंट कौन है, तो वेदरिंग क्यों है, तो यह एक स्थैतिक क्रिया है। और क्यों है, क्योंकि इसका संबंध मौसम में परिवर्तन से है। अब अपवर्तन और बृहद क्षरण क्यों कॉमन है, क्योंकि दोनों में अवसादों के स्थानांतरण के समय विघटन और वियोजन होता है, यानी दोनों ही गत्यात्मक क्रिया है। बस अंतर क्या है, अपवर्तन के लिए अपवर्तन के कारकों का होना आवश्यक है, यानी आप कह सकते हैं कि इसके लिए अपवर्तन के कारकों का होना आवश्यक है। वही मास वेस्टिंग के लिए
गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभावशाली होना आवश्यक है। अब देखिए, यदि आप किसी टॉपिक को सिस्टमैटिक वे में फंडामेंटल्स को क्लियर करते हुए आगे बढ़ते हैं तो कई जगह आपको डिराइव भी करना पड़ा, अपने कॉमन सेंस को अप्लाई करके, साथ में आप कंपेयर करते हुए चले और फाइनली आप इंटीग्रेट कर लिए कि किस प्रकार ये तीनों एक दूसरे से अंतर संबंधित है। अब इसको मर्जी में आए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कैसे कर सकते हैं तो स्पष्ट हो गया। इसे अप्लाई करने के लिए जब हम मौसम में परिवर्तन का अध्ययन करेंगे तो वहाँ देखेंगे कि मौसम में परिवर्तन से पृथ्वी की सतह पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब हम अपरदन के कारकों पर विचार करेंगे तो यह देखेंगे कि किस प्रकार अपरदन के कारक से पृथ्वी की सतह पर कटाव होता है। उसी प्रकार जब हम पर्वतीय क्षेत्रों में भूभौतिकी घटनाओं का अध्ययन करेंगे तो यह देखेंगे कि किस प्रकार बाह्य कारकों के प्रभाव से मास वेस्टिंग होता है। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो कहीं ना कहीं अपक्षयन का अपरदन से संबंध है और अपरदन और बृहच्छरण भी एक दूसरे से अंतर संबंधित है। तो ये था एक बेसिक लेवल पर अनाच्छादन की प्रक्रिया को जहाँ तक समझना चाहिए वहाँ तक का के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को हमने अभी आपके सामने रखा। इसको आप चाहें तो कुछ इस प्रकार से आप सोच सकते हैं कि अनाच्छादन बहिर्जनित भू संचलन से संबंधित एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत अपक्षयन, अपरदन और बृहच्छरण से संबंधित क्रियाएं होती हैं। अपक्षयन मौसम में परिवर्तन के कारण होने वाली एक स्थैतिक क्रिया है जिससे चट्टान असंगठित होकर अवसादों में परिवर्तित हो जाते हैं। वहीं अपरदन अपरदन के कारकों के द्वारा होने वाली एक ऐसी गत्यात्मक क्रिया है जिसके अंतर्गत अवसादों के स्थानांतरण के समय विघटन और वियोजन की क्रिया होती है। और पर्वतीय क्षेत्र में गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से जब अवसादों का पर्वत के शिखर से नीचे की ओर स्थानांतरण होता है तो उस समय होने वाले विघटन और वियोजन की क्रिया को बृहद क्षरण कहते हैं। तो ये था किससे संबंधित प्रोसेस, भू संचलन के अंतर्गत बहिर्जनित भू संचलन से अंतर्गत होने वाली क्रियाओं के बारे में एक बेसिक जानकारी। अब देखिए, अभी जो डिस्कस किया गया उसके अंतर्गत आप चाहें तो इसको अप्लाई करेंगे तो आपके मन में कई प्रश्न उठेंगे कि आखिरकार ये जो पृथ्वी की सतह पे परिवर्तन होता है और अंतर्जात बल के द्वारा मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति होती है या भ्रंश घाटी या ब्लॉक पर्वत का निर्माण होता है, तो आखिरकार ये पृथ्वी की सतह पर ये मोड़दार पर्वतीय क्षेत्र ये सब अस्तर स्वरूप कहाँ मिलेंगे। आपके मन में हो सकता है ऐसे प्रश्न मिले। और ये भी संभव है कि जब आप किताबों का अध्ययन करें तो इस प्रकार के कई फैक्ट्स आपको वहाँ मेंशन किए मिले। यहाँ मैं क्लियर कर दूँ, ये टॉपिक आपके पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्रादेशिक अध्ययन से संबंधित है, लेकिन प्रादेशिक अध्ययन के टॉपिक को प्रारंभ करने के पहले आप चाहें तो अपने लेवल पर भी अगर आप किताबों का अध्ययन कर रहे हैं तो आप जब उदाहरण मिले तो उसको मैप वगैरह में एटलस में देखकर आउटलाइन मैप में कम से कम मेंशन कर सकते हैं कि जैसे अगर आपको पढ़ने को मिलता है कि उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत है, दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत है, अफ्रीका में एटलस पर्वत है, यूरोप में एल्स पर्वत है, भारत में हिमालय है, ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। ऐसा अगर किताबों में आपको पढ़ने को मिल रहा है और आपको लगता है कि चलो जब प्रादेशिक अध्ययन करेंगे तब तो उस समय की बात होगी, क्यों ना पहले अपने लेवल पर भी कुछ एक्स्ट्रा वर्क कर लें, तो आप आउटलाइन मैप लीजिए और इस प्रकार से इन पर्वतों को मार्क कर लीजिए। और ये मत जानने का प्रयास कीजिए कि कौन से देश में इसकी ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई कितनी है। बस ये समझ लीजिए कि अच्छा इसी प्रकार से जो संपीड़न बल लगता है और वलन की प्रक्रिया होती है तो ऐसे मोड़दार पर्वत बने। वैसे ही अगर आप देखेंगे तो जैसा हमने डिस्कस किया भी था कि इजिप्ट में एक सिनाई प्रायद्वीप है जिसके दोनों तरफ भ्रंश घाटी है और वो एक वहाँ पर आपको एक ब्लॉक नज़र आएगा जिसे लोग हॉस्ट भी कहते हैं और भ्रंश घाटी को ग्रैबन कहते हैं। तो आपने ऐसा देखा, बोला अच्छा यहाँ सिनाई प्रायद्वीप है। वैसे ही अगर आप जाएंगे तो कैलिफोर्निया के पास यानी नॉर्थ अमेरिका के यूएसए में डेथ वैली है, ये भी एक प्रकार का भ्रंश घाटी है। वैसे ही अगर आप जर्मनी के रीजन में पहुंचेंगे
तो यहाँ पर भी आपको रिफ्ट वैली मिलेगा, भ्रंश घाटी मिलेगा। भारत में भी विंध्यन सतपुरा रेंज के पास पहुँचेंगे, भ्रंश घाटी मिलेगा। तो ऐसे कई उदाहरण आपको मिलेंगे जिससे आप चाहें तो आप मार्क कर सकते हैं। यहाँ तक कि विश्व की सबसे लंबी जो भ्रंश घाटी है वो आपको अफ्रीका में ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली है, वो भी आप ऐसे देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं भूगोलवेताओं ने पृथ्वी की सतह पर पहले मोड़दार पर्वत, ब्लॉक पर्वत, भ्रंश घाटी, इन सभी को ऑब्जर्व किया, देखा, और उनमें से जो वैज्ञानिक थे, भूवैज्ञानिक थे, उन्होंने ना केवल देखा बल्कि यह स्पष्ट करने का भी प्रयास किया कि आखिरकार ये मोड़दार पर्वत और ब्लॉक पर्वत या भ्रंश घाटी का निर्माण कैसे हुआ है। अब उन वैज्ञानिकों ने इनके निर्माण की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए कई सिद्धांतों को दिया। उनमें से जिस सिद्धांत को सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है वह है प्लेट विवर्तनकीय सिद्धांत, और वह हमारे डिस्कशन का मेन टॉपिक ही है। बस केवल बेसिक लेवल पर जो टॉपिक्स थे उसमें अभी तक हमने 2 चैप्टर डिस्कस किया, एक पृथ्वी की आंतरिक संरचना, दूसरा भू संचलन। अब तीसरा यानी अंतिम चैप्टर रह गया वो चट्टान है। उसको जैसे आप नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे तो अपने आप आपके पास एक बेसिक इन्फॉर्मेशन रहेगा, टर्मिनोलॉजी से परिचित रहेंगे, डायग्राम्स को जानते रहेंगे, पढ़ने का तरीका समझ जाएंगे, तो आप मेन टॉपिक समझना आपके लिए आसान होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में से संबंधित टॉपिक को समझने के पहले देखते हैं कि अब तक जो आपने आज के लेक्चर में या पिछले लेक्चर में सुना या समझा उसको हम किस प्रकार टेक्स्ट के माध्यम से रिवाइज कर सकते हैं, यानी कहीं पर इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मिले तो उसको आप कहाँ तक समझ पा रहे हैं। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर विचार करते हैं। शॉर्ट में हम अर्थ मूवमेंट पर एक बार विचार करके देखते हैं कहाँ तक हम लिखी गई बातों को समझ पाते हैं। तो देखिए, अंतर्जात बल से उत्पन्न होने वाले भू संचलन द्वारा विभिन्न स्थलाकृतियों की उत्पत्ति होती है। तो आप ये पहले से जानते हैं कि अंतर्जात बल के द्वारा जो भू संचलन होता है उसमें जिस संचलन के कारण स्थल स्वरूपों की उत्पत्ति होती है उसे हम क्या कहते हैं? विवर्तनकीय संचलन कहते हैं। और इस संचलन के अंतर्गत ही पर्वत, पठार, मैदान, भ्रंश घाटी जैसे स्थल स्वरूपों की उत्पत्ति होती है। इसलिए ही अंतर्जात बल से होने वाले संचलन को रचनात्मक संचलन भी कहते हैं, कंस्ट्रक्टिव मूवमेंट कहते हैं। तो यदि कोई आपसे प्रश्न करे कि अंतर्जात बल के कारण होने वाले संचलन को रचनात्मक संचलन क्यों कहते हैं, तो कहेंगे क्योंकि इससे विभिन्न प्रकार के स्थल स्वरूपों की उत्पत्ति होती है। अब देखिए, वहीं देखिए, पृथ्वी की सतह पर जनित बहिर्जात बल द्वारा उत्पन्न भू संचलन से भू सतह पर निर्मित यानी सतह पर निर्मित स्थलाकृतियाँ पर्वत, पठार, समतल मैदान में परिवर्तित हो जाती हैं। जैसा कि अभी आपने देखा कि अगर अपक्षयन, अपर्दन और बृहक्षरण की क्रियाएं होंगी तो चट्टान असंगठित होकर अवसादों में परिवर्तित होंगे और धीरे धीरे स्थल स्वरूपों का कटाव होता जाएगा। इसलिए ही बहिर्जनित भू संचलन को समतल स्थापक बल यानी डिस्ट्रक्टिव मूवमेंट, विनाशात्मक भू संचलन भी कहते हैं। तो दोनों को आप कंपेयर कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, अंतर्जात आकस्मिक संचलन द्वारा अचानक ही भूतल पर ऊपर तथा नीचे विनाशकारी परिवर्तन हो जाते हैं। तो सीधी सी बात है, जब अंतर्जात आकस्मिक संचलन के कारण सतह पर परिवर्तन होगा तो उसे हम महसूस भी कर सकते हैं। उसके अल्पकालिक प्रभाव सतह पर नजर आते हैं, जैसे कि भूकंप और ज्वालामुखी क्रियाएं। वहीं देखिए कि पृथ्वी की आंतरिक भाग में मंद गति से उत्पन्न होने वाले संचलन को क्या कहते हैं? पटल विरूपण संचलन। और पटल विरूपण संचलन में जब लंबवत होता है तो उसे क्या कहते हैं, यानी ऊपर या नीचे की ओर, तो महादेहजनक संचलन। और क्षैतिज दिशा में होता है तो उसे पर्वत निर्माणकारी संचलन कहते हैं। तो ये सभी किसके अंतर्गत आता है? पटल विरूपण संचलन के अंतर्गत। अब ध्यान दीजिए, इनसे क्या होता है? पटल विरूपण संचलन से तो महाद्वीपीय सतह पर पर्वतों का निर्माण होता है, पठार की उत्पत्ति होती है, और वहीं पर अगर आप देखें तो जब धसाव होता है तो बेसिन वगैरह भी बनते हैं। ये भी लाइन से आप परिचित हैं। क्षैतिज बल के कारण उत्पन्न अंतर्जनित पटल विरूपण संचलन को
हम पर्वतीय संचलन कहते हैं, ओरोजेनिक मूवमेंट। जैसा कि डिस्कशन के दौरान कहीं ना कहीं आपको ये क्लियर हो गया होगा कि इसमें संपीड़न बल के द्वारा वलन की प्रक्रिया से मोड़दार पर्वत बनेगा और तनाव मूलक बल के द्वारा भ्रंशन की क्रिया से फॉल्ट वगैरह बनेगा। देखिए भाई अगले स्टेटमेंट में है कि जब तनाव मूलक बल कार्य करता है विपरीत दिशाओं में तो धरातल में भ्रंश, दरार और चटकने पड़ जाती हैं और अवरोधक पर्वत की उत्पत्ति होती है। और जबकि संपीड़न बल के कारण संवलन, अब यहाँ एक वर्ड है संवलन, तो कहीं ना कहीं संवलन और दूसरा वर्ड है वलन। तो आप वलन से परिचित हैं, अब किताबों में पढ़ेंगे तो ऐसा लिखा रहेगा ये संवलन है और ये वलन है। तो वलन में और संवलन में डिफरेंस क्या उसे समझिए। आप कह सकते हैं कि वलन के बृहद रूप को, बड़े फॉर्म को संवलन कहते हैं, वार्प कहते हैं। वो अप वार्प भी हो सकता है और डाउन वार्प भी, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं संवलन के लघु रूप को, छोटे फॉर्म को वलन कहते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, मान लिया ये वर्ड आया, इसको हमने लेक्चर के दौरान एक्सप्लेन नहीं किया, आपने कहीं टेक्स्ट पढ़ा हो, ये वर्ड मिल गया, तो कहीं ना कहीं उसकी व्याख्या दी होगी और आप पढ़ेंगे तो आप खुद भी समझ सकते हैं। यदि आपको फोल्ड की समझ है तो लिखा रहेगा कि वलन के बृहद रूप को, बड़े फॉर्म को संवलन कहते हैं, और या दूसरी तरफ से लिखा हो सकता है उसके लघु रूप को वलन कहते हैं। तो आप कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि अच्छा इसका मतलब जहाँ वार्प होगा वो एक तरह से महाद्वीपीय पठार हो सकता है और जहाँ डाउन वार्प होगा वो एक महाद्वीपीय बेसिन भी हो सकता है। तो कुछ ऐसी बातें हैं जिसको आप देखिए यहाँ जो स्टेटमेंट दिया गया। अब आप एक एक स्टेटमेंट को अगर पढ़ते हैं तो पहले ये देख लीजिए कि लेक्चर के दौरान जिन बातों को हमने आपके सामने रखा, जितनी बातें हमने आपको समझाने का कोशिश किया, उस पर आपकी कितनी समझ है, उसको आधार बनाते हुए आप इस प्रकार से भी रिवाइज कर सकते हैं। अब रिवाइज करने के क्रम में देखिए, अगर आपके सामने टाइप्स ऑफ फोल्ड आ गया तो टाइप्स ऑफ फोल्ड में लिखा हुआ है सममित वलन, तो दोनों भुजाओं का झुकाव बराबर होता है। आप तुरंत ऐसे डायग्राम बोले अच्छा ये सममित वलन है। असममित वलन, दोनों भुजाओं की झुकाव लंबाई में असमानता है, भाई बोलेंगे अच्छा असमान होगा। एक नत वलन, एक भुजा का झुकाव साधारण दूसरी का झुकाव समकोण होता है, बोलेंगे अच्छा ये एक दिग्नत वलन हो गया, लंबवत हो गया। समनत वलन, वलन की दोनों भुजाएं समान रूप से झुकी होती है लेकिन क्षैतिज नहीं होती, बोलेंगे अच्छा ये समनत वलन हो गया। परिवलित वलन, वलन की दोनों भुजाएं समान रूप से झुकी हुई होती है लेकिन इनकी दिशा क्षैतिज होती है, बोलेंगे अच्छा ये परिवलित वलन हो गया। प्रतिवलित वलन, अत्यधिक संपीड़न के कारण जब भुजाएं एक दूसरे पर पलट जाए तब वलन प्रतिवलन हो जाता है, तो यानी ये ऊपर नीचे की भुजा किधर आ गई, ऊपर की ओर आ गई। देखिए सारी बातें तो पढ़ रहे हैं क्या टेक्स्ट, और समझ कैसे रहे, रिवाइज कैसे करें, डायग्राम के द्वारा। तो ये भी एक तरीका है। अब देखिए यदि हम यहाँ पर आए तो लिखा हुआ है भ्रंश मुख्यतः चार सामान्य भ्रंश किसके द्वारा बनता है, तनावमूलक बल के द्वारा। व्युत्क्रम भ्रंश किसके द्वारा बनता है, संपीड़न बल के द्वारा। लैटरल पार्श्विक भ्रंश, नतिलंब सर्पण, तो जैसा भी आपको हमने बताया था कि अगर ये नतिलंब है, नति है डिप और उसके साथ ये नतिलंब है स्ट्राइक, इसके साथ अगर भ्रंश तल का निर्माण होता है तो इसे नतिलंब भ्रंश कहेंगे। तीसरा वर्ड है सोपान भ्रंश। तो इमेजिन कीजिए कुछ इस प्रकार से आपको भ्रंश तल नजर आए। तो अगर कोई सतह भ्रंशन की क्रिया के द्वारा एक एक करके टूटता जाए, यानी ए बी सी और डी 1 बाई 1 टूट कर नीचे की ओर चलता जाए, तो खिसकता चला जाए, तो ऐसे में जो भ्रंश तल बनेगा उसे हम सोपान भ्रंश यानी स्टेप लाइक फॉल्ट कहते हैं। अब देखिए भ्रंशन की क्रिया के द्वारा स्थलखंड का कुछ भाग ऊपर या नीचे की ओर स्थानांतरित हो जाता है, यह भी डिस्कस किया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप रिफ्ट घाटी, भ्रंश घाटी, ब्लॉक पर्वत, हॉस्ट और ग्रेवेन का निर्माण होता है, सभी से आप परिचित हैं। अवरोधक पर्वत, भूतल पर जब किसी दरार क्षेत्र की दो दरारों के, अब इसके लैंग्वेज पर अगर आप जाइएगा तो उलझ के रह जाइएगा। पहले आप खुद सोचिए कि स्थलखंड का कोई भाग या तो ऊपर चला जाए या नीचे चला जाए, नीचे धंस जाए या ऊपर अपनी स्थिति पर है तो ब्लॉक पर्वत बन सकता है।
तो इसके बारे में भी आप जानते हैं। कई सारे आपको उदाहरण दिए हुए, जैसे फ्रांस में वॉसेजेस, जर्मनी के हॉर्ज, ब्लैक फॉरेस्ट। आप इसको एटलस में जाकर देख सकते हैं और देखने के साथ आप इसे आउटलाइन मैप में, जैसा पहले हमने आपको हिंट किया, आप मार्क भी कर सकते हैं। अब आ जाइए रैंप वैली। अब यहाँ देखिए, भ्रंश क्षेत्र में जब दो सामान्य दरारों के बीच के भूखंड को नीचे छोड़कर, आप सोचिए एक भूखंड है, यहाँ दरार है दोनों तरफ, भूखंड को नीचे छोड़कर समीप में जो दो स्थल खंड है वैसे ऊपर की ओर आ जाए, यानी यह अपनी जगह फिक्स है, इसकी दोनों तरफ ऐसे दरार है। तो ऐसे में जो घाटी बनती है उसके लिए ही ये टर्म यूज किया जाता है, रैंप वैली। तो यहाँ क्या समझना था शब्दों से, कि बीच का स्थल खंड के दोनों तरफ जो दरार है वह उस दरार से होकर अगर कोई स्थल खंड ऐसे ऊपर की ओर आ जाता है तो इस प्रकार की घाटी को ही रैंप घाटी कहते हैं। इस प्रकार की विशेषता को आप ब्रह्मपुत्र नदी के अपवाह क्षेत्र में देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो मैंने एक हिंट दिया आपको कि अगर एक बार आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप ना केवल डायग्राम समझ पाएंगे बल्कि उस डायग्राम की सहायता से जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसे भी आधार बनाकर आप अपने कॉन्सेप्ट को बेहतर ढंग से रिवाइज कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर के लिए यहाँ तक ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चट्टान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों पर विचार करेंगे और यह मानकर मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलूँगा कि कम से कम आप पृथ्वी की आंतरिक संरचना और भू संचलन से संबंधित जो बातें आपको हमने डिस्कस किया उसको एक बार आपने उस पर पुनः विचार करने का प्रयास किया। तो चलिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं।